हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा लोग, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन, जो कि इस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट सेशन है। और ये सेशन कवर करने वाला है चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक टेक्निक है जिसको हम बुलाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा ही सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, नहीं सुना सुना लग रहा, कहीं तो देखा है, कहीं तो सुना है, याद करो। अच्छा चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं सुना तो फिंगरप्रिंटिंग या फिंगरप्रिंट तो सुना होगा। कम ऑन, कितनों को पता है फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? हाँ करेक्ट, जिसने भी बोला है ना ये सही बोला है। आपके फिंगर के टिप्स पे कुछ ऐसे यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे अलग बनाते हैं। मतलब वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी का काम करते हैं, उन्हीं को हम फिंगरप्रिंट्स बुलाते हैं, राइट। और इन्हीं फिंगरप्रिंट्स के जो पैटर्न्स है ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज द यूनिक आइडेंटिटी। और इसीलिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई हैं, ताकि इन फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न से इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पहचाना जा सके। ठीक है, सो फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स पे थोड़ा जोर डालो, सोचो कहाँ देखा है इस वर्ड को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ देखा है? कम ऑन, कहीं कहीं तो देखा है, याद करो। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूं। अब हम सब इंडिया में पले बड़े हैं, आप सभी ने बचपन में एक बहुत ही आइकॉनिक टीवी शो, जो कि एक बड़ा ही थ्रिलर शो था जिसका नाम था सीआईडी, याद है सभी को? आप सभी ने सीआईडी जरूर देखा होगा, याद आ गया। सीआईडी में एक बड़े ही फेमस डॉक्टर आते थे, डॉक्टर सालोके, याद है सभी को? तो ये वो डॉक्टर सालोके थे जो कि क्राइम सीन पे मिले एक छोटे से ब्लड स्मीयर या फिर एक छोटे से बाल से ही खूनी का पता लगा लेते थे। याद आ गया? यस, मैं उसी सीआईडी की बात कर रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ है दया वाले। तो अब आप सोचो, यहां पर डॉक्टर सालोके जो थे वो एक ब्लड स्मीयर से या फिर एक छोटे से बाल से कैसे खूनी का पता लगा लेते थे? हाँ, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो यहां पर सपोज मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं, कोई मुझे बता सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किसने किया था? अब मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे होशियार बच्चे हैं, जिनमें से कुछ होशियार बच्चों का जवाब होगा डॉक्टर सालोके फ्रॉम सीआईडी। बट नहीं भाई, डॉक्टर सालोके फ्रॉम सीआईडी ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को डेवलप नहीं किया था। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम था सर एलेक जेफरिस। सो सर एलेक जेफरिस, जल्दी से ध्यान से देखो यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था एलेक जेफरिस ने, जो कि यहाँ आपके सामने विराजमान है। सो सर एलेक जेफरिस ने 1984 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। एंड ये तो बात होगी ऑन द वर्ल्ड लेवल। इंडिया में इस टेक्निक को कौन लेकर आए? तो इंडिया में इस टेक्निक को लाने वाले जो दो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बुलाते हैं, इनको आपको याद रखने हैं। सो कौन से थे वो साइंटिस्ट? देखिए, नंबर 1 वाज प्रोफेसर लालजी सिंह एंड द अदर वन वाज डॉक्टर वीके कश्यप। तो प्रोफेसर लालजी सिंह, आपके सामने ना ये जो पर्सनालिटी दिखाई जा रही है, ये सर लालजी सिंह, ठीक है। और डॉक्टर वीके कश्यप, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बुलाते हैं, बिकॉज ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्निक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आ गया ना? आ गया कि नहीं? अगर ऐसे हो ही नहीं सकता, नहीं आया हो तो जल्दी से, अगर नहीं भी आया हो तो वापस से रिवाइंड मारो, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एसोसिएटेड होता है। तो आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं द प्रिंसिपल बिहाइंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब प्रिंसिपल बिहाइंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कैसे समझेंगे? इमेजिन करो मैं यहाँ पर दो कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल्स को कंपेयर कर रहा हूं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंडियन ही ले लिया और एक लेट सपोज रशियन ले लिया, ठीक है, या चलो तुम और तुम्हारा पड़ोसी ही सही। तो यहां पर मैंने बनाना है तुम्हें और ये है तुम्हारा पड़ोसी। अच्छे लग रहे हो ना तुम दोनों? तो चलो, अब यहां पर लेट सपोज मैं तुम दोनों के डीएनए को कंपेयर करता हूं। तो चलो कंपैरिजन किया जाए तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के डीएनए का। तो तुम्हें पता है तुम दोनों में जो तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है वो कितना % सिमिलर होगा? हाँ,
99.9%, 99.9% डीएनए तुम दोनों का सेम होगा। मतलब तुम्हारा जो जीनोम में टोटल डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, वो 99.9% सेम है। तब भी तो तुम दोनों इससे नहीं दिखते हो, तुम और तुम्हारा पड़ोसी। क्यों नहीं दिखते हो भाई? डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 0.1% का। मतलब तुम और तुम्हारा जो पड़ोसी है वो सिर्फ 0.1% से डिफर करते हो एक दूसरे में, एक दूसरे के डीएनए सीक्वेंसेस में। इस बात को समझो जल्दी से, यहां पर इस पॉइंट पे ध्यान दो। 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंसेस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज सेम। तो डिफरेंस है सिर्फ 0.1% में। और ये जो 0.1% है ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए यूनिक है। क्या है? यूनिक है। समझ आया इतनी बात की नहीं? जल्दी बताओ, आया समझना? तो यहां पर ये जो 0.1%, अब तुम बोलोगे ये 0.1% इतना छोटा सा परसेंटेज क्या किसी इंडिविजुअल में डिफरेंस क्रिएट करेगा? छोटा मत समझना बाबू। ये क्या चीज है? ये ऐसे समझो, तुम्हें पता है एक ह्यूमन इंडिविजुअल के जीनोम में एक हेप्लॉइड सेल की अगर बात करूं तो कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? सोचो, एक हेप्लॉइड सेल के अंदर तुम्हें मिलेंगे कितने बेस पेयर्स? रफली 3 बिलियन बेस पेयर्स। देख रहे हो? 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस है तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में, एक हेप्लॉइड सेल की बात करूं, ठीक है? डिप्लॉइड तो छोड़ दो अभी। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे 99.9 जो परसेंट है डीएनए का सीक्वेंस वो सेम है, बेस पेयर सेम है, बट 0.1% बेस पेयर के सीक्वेंस में डिफरेंस है, तो कितने बेस पेयर्स आएंगे लगभग? चलो जल्दी से 0.1% इस टोटल जीनोमिक बेस पेयर्स का कैलकुलेट करो जल्दी से। तुम भी करो, मैं भी करूं, देखते हैं कौन पहले करता है। सो ये जो 0.1% है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं फॉर 3 बिलियन बेस पेयर्स, तो कितना नंबर आने वाला है? जल्दी बताओ। पॉइंट हटाया, यहां एक जीरो बढ़ाया, 3 जीरो से यहां पर 3 जीरो कैंसिल, तो यहां पावर रिड्यूस हो गई, 3 माइनस कर दो तो बची 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 0.1% था ना इस पूरे जीनोमिक बेस पेयर्स का, वो लगभग आ रहा है 3 × 10⁶ बेस पेयर्स। अब तुम जिसको 0.1% कह रहे थे ना तुम्हारे ह्यूमन जीनोम का, वो कितना बड़ा नंबर है? 3 मिलियन बेस पेयर्स। तो मतलब ये जो 3 मिलियन बेस पेयर्स है ना, ये ही यूनिक है फॉर ऑल इंडिविजुअल। दिस इज यूनिक। ये तुम में, तुम्हारे पड़ोसी में, तुम्हारे पेरेंट्स में भी डिफर करेगा, बट 99.9% सारे ह्यूमंस में सेम है। इतनी बात समझ आई? तो यहां क्या देखा? ये इतना नंबर है। अब सोचो ये 3 बिलियन बेस पेयर बहुत होता है डिफरेंसेस के लिए। यहां पर आपको बहुत म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, हाईली वेरिएबल है ये रीजन, ओके? और इतना ज्यादा वेरिएबल है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है डीएनए के। इसीलिए ये रीजन्स की प्रेजेंस होने की वजह से ही डीएनए जो है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है। पॉली मीन्स होता है मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। वो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकता है इन्हीं सीक्वेंसेस की वजह से, जो कि यूनिक है इन ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। आगे बात समझ? अभी तक मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, राइट? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इन्हीं 3 मिलियन बेस पेयर्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कर रहा है? ये जो यूनिक सीक्वेंस है ना 3 बिलियन बेस पेयर्स तक का, उनमें कहां कहां पर डिफरेंसेस हैं उनको यहां पर आइडेंटिफाई करता है बाय कंपेयरिंग देम, ठीक है? यही होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रिंसिपल। सो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है वो क्या करता है? जल्दी से यहां पर ध्यान दो। ये डिटरमिन करता है द बेस सीक्वेंसेस ऑफ सम डीएनए रीजन्स विच आर यूनिक फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, और वो लगभग कितने होंगे? 3 मिलियन बेस पेयर्स आउट ऑफ द टोटल 3 बिलियन। आ गई बात समझ? प्रिंसिपल क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, हमने यहां पर बात करनी है यूनिक सीक्वेंसेस, मतलब हम इसमें डिफरेंसेस ढूंढने वाले हैं यूनिक सीक्वेंसेस में। कहां डिफरेंस है जिसकी वजह से तुम तुम्हारे पड़ोसी से अलग हो, तुम अपने पेरेंट्स से भी अलग हो, वो हम इन यूनिक सीक्वेंसेस से पता करेंगे। तो आइए अब थोड़ी सी लाइट डालते हैं इन यूनिक सीक्वेंसेस पर। तो आओ बच्चों बात करते हैं अबाउट यूनिक सीक्वेंसेस। तो जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया था यूनिक सीक्वेंसेस जो हैं वो डीएनए के, या फिर आप कह सकते हो जो आपका जीनोम है उसका कितना % कॉन्ट्रीब्यूट करता है? कम ऑन, इट वाज 0.1%, जो कि लगभग इक्वल होता है टू 3 मिलियन बेस पेयर्स इन अवर जीनोम। बट ये तो बात तब की हुई जब हम 1 सेट ऑफ जीनोम की बात कर रहे हैं,
है ना। तो जब हम दो ह्यूमन इंडिविजुअल्स के जीनोम को कंपेयर कर रहे हैं, उनके ये 3 मिलियन बेस पेयर जिनमें डिफरेंसेस अराइज करते हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। बट याद करो बच्चों, तुम्हें पता है ह्यूमन बींग्स के किसी भी सोमैटिक या बॉडी सेल में आपको एक सेट ऑफ जीनोम देखने को नहीं मिलता है, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, है ना। तो डिप्लॉयड कंडीशन में आपका हमेशा सोमैटिक सेल मिलेगा। इसका मतलब वो 2 इंडिविजुअल्स जिनके हम यहाँ पर 3 मिलियन बेस पेयर्स को कंपेयर करने वाले थे एक एक सेट के, हमें सिर्फ एक सेट ही कंपेयर करना नहीं होगा, बल्कि दोनों सेट्स को कंपेयर करना होगा। तब जाके हम इन 3 मिलियन बेस पेयर्स में प्रेजेंट डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड इमेजिन ये टास्क कितना ज़्यादा डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव होगा। और इसी टास्क को आसान बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक और नाम से भी बुलाते हैं, जो मैं अभी बता दूं, उसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बुलाते हैं। क्लियर है? ओके, सो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज यूनिक सीक्वेंसेस। तो आइए देखते हैं इन यूनिक सीक्वेंसेस को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज ये आपका जीनोम है, ठीक है, वन ऑफ दी पर्सन जिसका कि हमें यहाँ पर डीएनए की प्रोफाइलिंग या फिर आप कह सकते हो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करनी है। तो ये इमेजिन करते हैं उसका एंटायर डीएनए है जीनोम का, जिसे हम सेवरल पीसेज में ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल एंजाइम्स, जिन्हें हम बुलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। क्या बुलाते हैं हम इन्हें? लिख लो जल्दी से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जिनको कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में ना एंटायरली इस एंजाइम पे ही वो पूरी की पूरी साइंस बेस्ड है बच्चों, ठीक है। सो आप देखोगे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, यहाँ तो हम सिर्फ इनका नाम ही सुन रहे हैं, आगे जाके आप इनके एग्जाम्पल सहित इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स को भी पढ़ोगे। तो ये एक स्पेशल आप कह सकते हो स्पेशल एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करता है और उनको ब्रेक कर देता है इनटू डिफरेंट पीसेस ऑफ लेंथ। तो आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग लेंथ के आपको डीएनए के पीसेस फ्रैगमेंटेड नजर आएंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में ब्रोकन अप नजर आएंगे, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू दिस स्पेशल एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस। तो आपको यहाँ पर ये फ्रैगमेंट्स मिल गए डीएनए के, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, हमारे यूनिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब आप क्या करने वाले हो, ये जो एंटायर फ्रैगमेंट्स आपको मिले हैं, इनको आप ट्रांसफर करोगे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आया समझ? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा एक केमिकल जिसका नाम होगा सीजियम क्लोराइड। यस, ये वही सीजियम क्लोराइड है जिसका इस्तेमाल मेसेल्सन एंड स्टैहल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, याद है ना सभी को? गुड। तो देखो यहां हम क्या करने वाले हैं, इस एंटायर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करेंगे इन अ केमिकल सीजियम क्लोराइड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होगा इन दी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, और उसको हम सब्जेक्ट करेंगे टू द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास ये हमारे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं जिनके अंदर द केमिकल सीजियम क्लोराइड हैज बीन फिल्ड, ठीक है। सो ये सीजियम क्लोराइड फिल्ड है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम सब्जेक्ट करेंगे टू द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें आप देखोगे ये जो एंटायर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं इनको बहुत ही स्पीड से रोटेट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। और उसके बाद आप देखोगे क्योंकि जब इतनी स्पीड से इनको रोटेट कर पाते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है जो कि इस केमिकल में के अक्रॉस आप देखोगे एक डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप कर देता है। तो यहां पर आपको एक डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ नजर आता है ऑफ दी सीजियम क्लोराइड, जहां पर जो सीजियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू बी सेटलिंग टुवर्ड्स अ पेसर या बेसल रीजन, ठीक है। तो आप देखोगे जब हम इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को इस मशीन से सेपरेट करते हैं तो यहां पर ऑलरेडी ना आपको एक डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ नजर आता है। तो क्या नजर आएगा आपको यहां पर, इंक्रीजिंग density gradient of cesium chloride। तो नीचे जाते जाते सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बढ़ रही है अक्रॉस दिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब अगर आप इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को एनालाइज करते हो ना तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ना, आपके जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपने ऐड किए थे वो आपको 2 बैंड्स के फॉर्म में ऐसे नजर आएंगे। तो एक बैंड ऑफ डीएनए ना आपको बहुत ही ब्रॉडर नजर आएगा टुवर्ड्स द बॉटम, और इसका मतलब क्या हुआ,
डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है ना, तो ये जो ब्रॉडर बैंड है इसकी डेंसिटी हाई होगी, और जो लाइटर डीएनए के पीसेस थे वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो लेस डेंसर रीजन ऑफ सीजियम क्लोराइड है ना, वहां पर ऐसे बैंड फॉर्म करेंगे। तो यहां आपको देखने को मिला क्या, एक नैरो बैंड, और यहां मिला आपको एक ब्रॉडर बैंड। अब नैरो बैंड में आपको क्या मिलता है, कम ऑन सोचो, नैरो बैंड में आपको डेंसिटी कम मिलेगी, सो इट इज गोइंग टू बी लो इन डेंसिटी। अब ये लो इन डेंसिटी क्यों होते हैं, बिकॉज ये जो डीएनए के सीक्वेंसेस यहां इस नैरो बैंड में मिलते हैं, दे आर रिच इन एडेनिन एंड थाइमिन, सो दे आर रिच इन एडेनिन एंड थाइमिन। वाइल जो आपको यहां पर ब्रॉडर बैंड में मिलने वाला डीएनए है वो पहली चीज तो हाई डेंसिटी बेयर करता है एंड इज रिच इन GC कंटेंट, ठीक है। तो यहां पर आपको ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा देखने को मिलेगा। पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की केस में ये जो नैरो बैंड है ना, इसमें प्रेजेंट डीएनए सीक्वेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, एंड यहां पर पाया जाने वाला, इस नैरो बैंड में पाया जाने वाला जो आपको डीएनए का सीक्वेंस देखने को मिलता है उसे हम बुलाते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या बुलाते हैं हम, रेपिटेटिव डीएनए। सो ये आपका नैरो बैंड फॉर्म करता है, एंड यही रेपिटेटिव डीएनए को हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। सो यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि भाई हमको अब मिल गया है वो रेपिटेटिव डीएनए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसका कि इस्तेमाल करना है टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ह्यूमन इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने वाले जो सीक्वेंसेस हैं वो आपको नैरो बैंड के फॉर्म में इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मिलेंगे आफ्टर दिस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हैज बीन डन। तो भल आपको यहाँ पर मिल गया है ये रेपिटेटिव डीएनए। अब ये रेपिटेटिव डीएनए में भी आपको क्या चीजें देखने को मिलती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो चलो बच्चों अब बात करते हैं रेपिटेटिव डीएनए के बारे में। तो टॉपिक पे बिगिन करें उससे पहले अपने माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस डालो, क्या हमने रेपिटेटिव डीएनए को कहीं पढ़ा है? सोचो, मैंने कहीं तो ये वर्ड इस्तेमाल किया है पहले। अगर मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो देखते हो ना तभी पता होगा, नहीं तो बस ऐसे ही आ गए तो फिर क्या ही पता होगा। तो देखो, याद करो, मैंने तुम्हें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जब सेलिएंट फीचर्स पढ़ाए थे, आई हैड टोल्ड यू आपका जो मेजॉरिटी ऑफ जीनोम है वो फॉर्म होता है बाय सम रिपीटेटिव डीएनए, मतलब कुछ ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसमें डीएनए के छोटे छोटे जो कुछ स्मॉल सेगमेंट्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलके बने हैं, वो जो बार बार रिपीट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कुछ लार्जर डीएनए सेगमेंट्स, और उस डीएनए को हम बुलाते हैं रेपिटेटिव डीएनए। मतलब रेपिटेटिव डीएनए एक ऐसा डीएनए है जो कि डीएनए के ही कुछ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बार बार रिपीटेशन से बनता है। तो मान के चलते हैं कि आपके पास एक डीएनए का सीक्वेंस है और वो अगर बार बार रिपीट करे, इतनी बार रिपीट करे वन आफ्टर द अनदर, दैट इट फॉर्म्स अ होल लॉट ऑफ अ बिग डीएनए। तो वो जो बड़ा सा डीएनए बना बाय द रिपीटेशन ऑफ स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स, वो ही कहलाता है दी रेपिटेटिव डीएनए। तो आइए जल्दी से देखते हैं रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है। जल्दी से ध्यान दो यहाँ पर। तो मैंने तुम्हें बताया अभी हाल कि रेपिटेटिव डीएनए में इन्वॉल्व होने वाले सीक्वेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं उन डीएनए को जिसमें स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीट करता है मेनी टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन इन द एंटायर जीनोम। ठीक है, आया समझ की नहीं? अभी भी अगर नहीं आया तो थोड़ा सा सब्र करो, अभी समझ आएगा। तो देखो, रेपिटेटिव डीएनए कैसे फॉर्म होता है अभी बताता हूं। अभी लेता हूं, समझो कि रेपिटेटिव डीएनए हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस साइट पे आकर कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ अकरेंस रेपिटेटिव डीएनए दो टाइप के हैं, वन इज टैंडम रिपीट, द अदर वन इज द इंटरस्पर्स्ड रिपीट। बट हमारा फोकस मेन टैंडम पे होगा, ठीक है, बिकॉज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, टैंडम वर्ड का मतलब क्या है, यहीं से समझ लो। टैंडम मीन्स समथिंग विच रिपीट्स वन आफ्टर द अनदर विदाउट अ गैप। ओके, मतलब यहां पर डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट, देखो ये एक लंबा डीएनए का सेगमेंट है और इस
लंबे सेगमेंट डीएनए को, यानी कि इस लंबे डीएनए के सेगमेंट को फॉर्म करने के लिए ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है। दिख रहा है GAATT, अगेन GAATT। ये GAATT जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है वन आफ्टर द अनदर। तो इस तरीके से जब ये मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा इट विल फॉर्म अ लॉन्गर डीएनए, और वो जो लॉन्गर डीएनए बनेगा बाय द रिपीटेशन ऑफ सम डीएनए स्ट्रेचेस और द स्मॉल डीएनए स्ट्रेचेस, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, और जो ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जिसको कि हमने यहाँ पर मेंशन किया ना, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो कि रिपीट कर रहा है मेनी टाइम्स, इसको हम बुलाते हैं द बेसिक रिपीट। क्या बुलाते हैं? बेसिक रिपीट। अब यहाँ पर सिंस ये जो बेसिक रिपीट है इट इज रिपीटिंग वन आफ्टर द अनदर विदाउट एनी गैप, इसको हम टैंडम रिपीट बुलाएंगे। टैंडम मतलब जो एक के बाद एक रिपीट करे। फाइन। वाइल जो यहाँ पर इंटरस्पर्स्ड रिपीट है, इंटरस्पर्स्ड में आपको ये जो रेपिटेशन देखने को मिल रहा है ना इस बेसिक रिपीट का, वो मिल तो रहा है बट आफ्टर सम गैप्स, मतलब दो बेसिक रिपीट्स के बीच में ना आपको यहाँ पर कुछ और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेंगे। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉलोड वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक फॉलो नहीं होता है, इसीलिए ये डिस्पर्स्ड नजर आएगा इन द एंटायर जीनोम। और सिंस बीच में यहाँ पर इंटरवेनिंग गैप्स हैं इसीलिए हम इसको इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स बुलाते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर भी रेपिटेशन हो रहा है, रेपिटेटिव डीएनए बन रहा है, बट बीच बीच में आपको कुछ गैप्स इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से ये जो रिपीटेटिव बेसिक रिपीट्स हैं दे आर गोइंग टू बी डिस्पर्स्ड इन द एंटायर जीनोम, हेंस कॉल्ड इंटरस्पर्स्ड। आ गई बात समझना? चलो यहां पर अब फोकस रखते हैं अपना टैंडम रिपीट्स पे, बिकॉज हमारा काम तो इससे है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भाई इसको हमें यूज करना है। चलो अब ये जो टैंडम रिपीट है, टैंडम रिपीट में मैंने बताया जो एंटायर स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीट कर रहा है उसे हम बेसिक रिपीट बुलाएंगे। अब जब बेसिक रिपीट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट कर रहे हैं, देखो इसमें एक बेसिक रिपीट में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? GAATT, मतलब 5 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर बेसिक रिपीट में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका नंबर लेस देन 60 होता है, रिमेंबर लेस देन और इवन इक्वल टू 60, तो ऐसे डीएनए को या ऐसे स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम बुलाते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो क्या बुलाएंगे हम? सैटेलाइट डीएनए। देखो तो आपको क्या समझना है, जो बेसिक रिपीट है, बेसिक रिपीट में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर हमेशा अगर लेस देन 60 होगा तो वो बेसिक रिपीट को हम सैटेलाइट डीएनए बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? सैटेलाइट डीएनए। इतनी बात क्लियर है? जैसे यहाँ देखो यहाँ 5 थे, 5 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इन द बेसिक रिपीट, दैट इज लेस देन 60 ना, तो इसका मतलब ये एग्जांपल है ऑफ सैटेलाइट डीएनए। क्लियर है ना इतनी बात? अब ये जो सैटेलाइट डीएनए इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे। वन इज गोइंग टू बी लेंथ, मतलब कितना लंबा होगा तुम्हारा, मतलब उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है बेसिक रिपीट में इस सैटेलाइट डीएनए के, डिपेंडिंग ऑन दिस। सेकेंडली इट कुड बी ऑल्सो बेस्ड ऑन द GC कंटेंट, मतलब उसके अंदर कितना ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट प्रेजेंट है। या फिर इस सैटेलाइट डीएनए को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ये रेपिटेशन शो कर रहा है, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम दिस बेसिक रिपीट इज गोइंग टू गेट रिपीटेड। तो बेसिस जो थर्ड वाला होने वाला है, थर्ड बेसिस, दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पे। आगे समझ? चलो तो इनमें से एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके आइए हम इस सैटेलाइट डीएनए को फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। तो यहां जो क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ। तो लेंथ बोले तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इस सैटेलाइट डीएनए में प्रेजेंट है, बिकॉज एनीवे सैटेलाइट डीएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर 60 से लेस होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं हम इसको फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द ब्रॉड कैटेगरीज आर मिनी सैटेलाइट्स एंड द अदर वन इज माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, मिनी और माइक्रो में जल्दी से बच्चों बताओ कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा? मिनी छोटा है कि माइक्रो छोटा है? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली माइक्रो छोटा होगा, तो इसका मतलब माइक्रो सैटेलाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लेस होंगे। माइक्रो सैटेलाइट में आपको जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं वो हमेशा 1 से 6 बेस पेयर तक हो सकते हैं, मतलब वहां पे 1 से 6 बेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूं मिनी सैटेलाइट की, तो मिनी सैटेलाइट में ये जो नंबर है वो 11 से 60 तक हो सकता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये जो मिनी सैटेलाइट है जिनमें 11 to 60 बेस पेयर प्रेजेंट है इन दी बेसिक रिपीट, याद रखिएगा बेसिक रिपीट में बात हो रही है। सो अगर यहाँ पर 11 to 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट है इन दैट स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, सो इसको हम बुलाते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब देखो यहाँ पर इसका नाम जो है वो दूसरा है, वो ही याद रखना है आपको। सो मिनी सैटेलाइट्स को हम बुलाते हैं इवन एज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, तो इन्हें हम VNTRs भी बुलाते हैं। वाइल जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, ये जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं बच्चों, इनको हम इवन एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल देम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, जिन्हें शॉर्टली हम STRs बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। सो यहां पर मैंने VNTR से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया और STR से भी। अब देखो जब एलेक्स जेफरीज ने इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको पहली बार इनिशियली डेवलप किया था, सो ही वर्कड विद दीज मिनी सैटेलाइट्स और दी VNTRs। तो VNTRs का इस्तेमाल करके उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। बट आज के ज़माने में ड्यू टू सेवरल एडवांसमेंट्स हम STRs का इस्तेमाल करते हैं इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम एक्चुअली इन्हीं VNTRs का इस्तेमाल करने वाले हैं, और एक्चुअली इन VNTRs का सीक्वेंस अगर हमें पता हो तो हम इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के उन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को रेडियो लेबलिंग करने के बाद एज प्रोब्स यूज करते हैं इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो याद रखिएगा इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, मैं बात कर रहा हूं VNTRs की ही, क्योंकि हम यहाँ पर इनिशियल डिस्कवरी की बात कर रहे हैं इस टेक्निक की। सो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं ऑफ VNTRs आर यूज्ड एज प्रोब्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेरी वेल। तो याद रखना है कि यहाँ पर हमने टैंडम रिपीट्स देखने हैं। टैंडम रिपीट्स में भी लेस देन 60 बेसेस होने चाहिए इन दी बेसिक रिपीट, और उनका नंबर बेस्ट होगा 11 to 60 अगर हो, जो कि एलेक्स जेफरी ने इनिशियली देखा था वाइल इन्वेंटिंग दिस टेक्निक। तो 11 to 60 बेस पेयर्स वाले जो आपके सैटेलाइट डीएनए उन्हें हम मिनी सैटेलाइट बुलाते हैं और VNTRs बुलाते हैं, जिनका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उन्हें हम ऑलरेडी डेवलप करके रेडियो लेबल कर लेते हैं ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके टू बी यूज्ड एज प्रोब्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, प्रोब्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर, तो अभी तक हमने जितनी भी कहानी देखी ना, हम ये जो यूनिक सीक्वेंसेस ढूंढ रहे थे, द रीजन फॉर फाइंडिंग दीज यूनिक सीक्वेंसेस वाज टू नो कि हमें प्रोब क्या बनाना है। प्रोब आगे जाके आप देखोगे वो हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनी सैटेलाइट्स में VNTRs आर गोइंग टू बी यूज्ड। अब इनको VNTRs क्यों बुलाते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स क्यों बुलाते हैं, आइए जानते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों बात करते हैं VNTRs की, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। इनको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स क्यों बुलाते हैं? अब सोचो, टैंडम रिपीट्स तो आपको पता ही है। टैंडम रिपीट्स क्यों बुलाते हैं? बिकॉज सीक्वेंस जो है या बेसिक रिपीट जो है वो बार बार वन आफ्टर द अनदर विदाउट एनी गैप रिपीट करता है। बट इसको वेरिएबल नंबर क्यों बुलाते हैं? पहली चीज तो आपको याद रखना है, ये जो VNTRs हैं इनकी लेंथ हमेशा कितनी होगी? यस, हमेशा 11 to 60 बेस पेयर्स इन बेसिक रिपीट। तो देखो ये बार बार जो रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है ना इन सीक्वेंसेस का, हर रिपीटेड सीक्वेंस में लगभग 11 to 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको वेरिएबल नंबर क्यों बुलाते हैं? द रीजन इज, आपको ना ये जो टैंडम रिपीट्स है ना, इनका नंबर ऑफ रेपिटेशन बार बार वेरी करता नजर आएगा एट ऑल डिफरेंट लोकाई। अब देखो लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में ये जितने भी रेड कलर के आपको सेगमेंट दिखाए जा रहे हैं, रीजन दिखाए जा रहे हैं, लेट्स सपोज ये कोडिंग रीजन है। और मैंने आपको बताया था ये जो VNTRs हैं दे आर नॉन कोडिंग, क्योंकि ये आपके रेपिटेटिव डीएनए का पार्ट है ना, और जो रेपिटेटिव डीएनए है डज नॉट कोड फॉर द प्रोटीन। ठीक है, तो ये नॉन कोडिंग रीजन है। तो ये जितने भी ब्लू वाले रीजन्स हैं ना, लेट्स सपोज दीज आर ऑल द नॉन कोडिंग रीजन्स। तो इन नॉन कोडिंग रीजन्स में जो कि मेजर बल्क फॉर्म कर रहा है आपके जीनोम का, आपको कुछ रिपीटेड सेगमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मानते हैं कि ये जो पहला वाला सेगमेंट है ये आपका फर्स्ट लोकस है। ठीक है, एक फर्स्ट लोकस यानी कि ऐसे डीएनए का लोकेशन जहां पर आपको रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज लेट्स सपोज आवर लोकस 1। सो ये फर्स्ट लोकस पे
देखते हैं हमारा जो VNTR है, जो हमारा बेसिक रिपीट है, वो कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखो फर्स्ट लोकस स्पेस का रिपीटेशन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो लोकस नंबर 1 पे आपका जो टैंडम रिपीट का नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर आपको 9 टैंडम रिपीट्स मिलते हैं। ये तो एक क्रोमोसोम की बात हो रही है। सोचो, आपको पता है ना, आपके पास डिप्लॉयड कंडीशन होती है। डिप्लॉयड कंडीशन में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, बट यहां तो मैं आपको सिर्फ एक क्रोमोसोम के बारे में बता रहा हूं, मतलब एक सेट के एक क्रोमोसोम। सोचो, इसका जो होमोलोगस पार्टनर होगा उसमें भी इसी लोकस पे हो सकता है और भी ज्यादा आपको टैंडम रिपीट्स मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, तो वेरी कर सकता है। ऑल्दो दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम सेम लोकस, बट जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना वो वेरी कर जाएगा। सिमिलरली मानते हैं कि ये सेकेंड लोकस है, रेड वाला रीजन तो कोडिंग था ना, मुझे ब्लू वाले रीजन देखना है। तो ये लेट्स सपोज हमारा सेकेंड लोकस है, और सेकेंड लोकस में जब मैंने चेक किया तो दिस इज आवर लोकस सेकेंड। इस लोकस पे आपको कितनी बार ये रिपीटेड नजर आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आपको 6 टैंडम रिपीट देखने को मिल रहे हैं। बट क्या इसका मतलब यह है कि इस क्रोमोसोम के होमोलोगस पार्टनर पे, इस सेम लोकस पे क्या आपको 6 टैंडम रिपीट्स ही मिलेंगे? नहीं, वो वेरी कर सकता है। वो 6 से ज्यादा भी हो भी सकता है कि वो 6 हो, या भी हो सकता है कि वो लेस देन 6 हो। तो रिपीटेशन का जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना वो वेरी कर रही है। इवन चलो एक और देख लेते हैं। ये लेट सपोज हमारा थर्ड रीजन है या फिर थर्ड लोकस है, तो दिस इज लोकस नंबर 3। इस लोकस नंबर 3 पे आप देख रहे हो जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये सिर्फ 4 टाइम्स ही रिपीट कर रहा है। तो यहां पर आपको सिर्फ 4 टैंडम रिपीट्स मिल रहे हैं। तो देखा आपने, एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पे इसी टैंडम रिपीट के जो रिपीटेशन का नंबर है वही वेरी कर रहा है। सो इट इज गोइंग टू वेरी लोकस टू लोकस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हेंस इसीलिए इसको हम बुलाते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ओके, याद रखिएगा। ऐसे आपको पूरे, अगर जीनोम की बात करूं, अगर मैं एंटायर आपके 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करूं, बेसिकली आपको ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ना सिर्फ ऑटोसोम्स में देखने को मिलते हैं। ऑटोसोम्स में मोस्टली आपको VNTRs मिलेंगे और ऐसे आपको अराउंड 60 लोकस देखने को मिलते हैं। सो याद रखिएगा, मैं अगर इसको मेंशन कर दूं, सो ऑटोसोम्स में आपको 60 सच लोकाय देखने को मिलते हैं, और 60 लोकाय में जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं ऑफ द टैंडम और द टैंडम रिपीट्स, इट इज गोइंग टू वेरी। इसकी वजह से सारे ह्यूमन इंडिविजुअल्स का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो अलग अलग आता है। याद रखिएगा, कोई भी 2 ह्यूमन इंडिविजुअल्स में ऑल 60 लोकाय पे सारे के सारे जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी एवर सेम, कभी सेम नहीं हो सकते। एटलीस्ट 1 लोकस पे नंबर डिफर करेगा रिपीटेशन का। हो सकता है बाकी 59 साइट्स पे जितने आपको सेम नंबर ऑफ रिपीट देखने को मिल रहे थे, 60th लोकस पे हो सकता है कि वहां पर 5 रिपीट्स हैं और दूसरे वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर आपको 7 रिपीट्स देखने को मिले। सो नंबर वेरी कर जाएगा ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो कोई भी केस में, किसी भी केस में एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के बाकी किसी भी 2 इंडिविजुअल्स में जो नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं दे कैन नेवर बी सेम फॉर ऑल द लोकाई। ठीक है, दे कैन नेवर बी सेम फॉर ऑल द लोकाई, एटलीस्ट देयर विल बी डिफरेंस इन 1 लोकस। ओके, बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ऑल 60 लोकाई ऑफ द टैंडम रिपीट्स आर गोइंग टू बी सेम। So ये फॉर्म करता है the basis why we call this as variable number tandem repeats. So I hope now the entire concept behind the process and the principle of DNA fingerprinting is clear. अब हम बढ़ते हैं towards the actual technique जो कि हम perform करते हैं to carry out DNA fingerprinting. रेडी हो? तो चलो भाई, इतनी मगजमारी करने के बाद अब फाइनली शुभारंभ किया जाए अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक का। सो जो एंटायर टेक्निक है ना उसके वेरियस स्टेप्स आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आते जाएंगे, बस आपको समझते जाना है। कुछ खास नहीं है, सिंपल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन।
छोड़ना नहीं है बीच में वीडियो, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। चलो, सबसे पहले डेफिनेटली हमें अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो जिस भी इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाना है उसके लिए हमें उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब डीएनए को आइसोलेट करना। पहला स्टेप तो यही होने वाला है। तो इमेजिन करते हैं, लेट्स सपोज एक क्राइम सीन से आपको कोई सैंपल मिला, कुछ भी हो सकता है, सैंपल के तौर पे ब्लड भी हो सकता है, इंडिविजुअल का सीमेन हो सकता है, या फिर हेयर का जो रूट होता है उसके साथ एसोसिएटेड जो कि आपके स्कैल्प के सेल्स आ जाते हैं, वो भी ले सकते हैं हम लोग। तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हम यहाँ पर उन सेल से डीएनए को, एंटायर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा पहले स्टेप में। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं जो डीएनए हमको मिला है ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है एंड वी डू नॉट वांट कि हमारा डीएनए खो जाए। एनीवेज हो सकता है ना किसी भी मिस हैंडलिंग की वजह से ये डीएनए ही लॉस्ट हो जाए, तो हमारा जो एक ही एविडेंस बचा था किसी भी क्राइम सीन से, हो सकता है वो भी गायब हो जाए। तो सबसे पहले हम बहुत ध्यान से उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, उस डीएनए के अमाउंट को एम्पलीफाई कर लेंगे और इसी को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। और ये जो टेक्निक है इट इज परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशल टेक्निक, जिसको कि अगेन हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उसका टेक्निक का नाम आप याद कर लो, दैट इज कॉल्ड पीसीआर। इनफैक्ट आपने पीसीआर के बारे में कोविड के टाइम में भी बहुत सुना होगा, आरटीपीसीआर, याद है? सो दिस पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे हम बुलाते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने डीएनए की सेवरल कॉपीज बना सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेवरल टाइम, मतलब डीएनए का कंटेंट एम्पलीफाइड हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया मेनी टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कॉपी बना ली भाई बहुत सारी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रैगमेंटेशन। तो भाई हमने कॉपीज तो बहुत सारी बना ली एंटायर डीएनए की। अब डीएनए को स्टडी करने के लिए इतना लंबा जो डीएनए है वो एक साथ तो स्टडी किया नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने डीएनए को अगेन पीसेस में ब्रेक करेंगे और डीएनए के पीसेस करने के लिए या उसका फ्रैगमेंटेशन करने के लिए आपको स्पेशल एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, और उन एंजाइम्स को हम बुलाते हैं द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो फ्रैगमेंटेशन के स्टेप में हम अपने डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेंगे बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो बाय ट्रीटिंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, REs। ठीक है, अब हमने अपने डीएनए को भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आपको पता है जो डीएनए के सेगमेंट्स ब्रेक हुए हैं ना, ये रैंडमली ब्रेक हुए हैं और इनकी लेंथ वेरी करेगी। हो सकता है कि एक डीएनए के सेगमेंट पे दो जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी वो दूर दूर थी, तो जो सेगमेंट ब्रेक होगा वो लंबा होगा, वाइल हो सकता है डीएनए के आगे की कुछ सेगमेंट में आपको दो रिस्ट्रिक्शन साइट बहुत पास पास मिलेंगी, तो ये एंजाइम उनको बहुत पास पास काटेगा, तो सेगमेंट छोटी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर लेंथ जो है ना वो वेरी करेगी ऑफ दी डीएनए फ्रैगमेंट जो कि कट किए हैं इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। तो डीएनए की जो लेंथ है उसके बेसिस पे हमें फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है, और इसको करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल टेक्निक का जिसको हम बुलाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बुलाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड ऑब्वियसली यहां पर जेल इस्तेमाल होने वाला है, तो जेल होगा एगरोस जेल। अब एगरोस जेल में यानी कि एक जेल में हम क्या करने वाले हैं, ये जो एगरोस जेल है इसको हम प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर ना कुछ ऐसे वेल्स क्रिएट करते हैं, कुछ वेल्स है नो, कुछ पीस ऑफ, आप कह सकते हो ये जो जेल क्रिएट था ना उसमें से कुछ पीस ऑफ जेल को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वहां पर ना ऐसे वेल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं ये रीजन्स, दीज रीजन्स आर दी वेल्स। इन वेल्स में हम अपने डीएनए को लोड करते हैं। तो हमने ये जो डीएनए के पीसेस ब्रेक किए थे ना बाय ट्रीटिंग देम विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, इनको हम इन वेल्स में क्या करने वाले हैं, यहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं। फाइन, इतनी बात क्लियर है। और ये जो जेल है दिस इज कॉल्ड एगरोस जेल। ठीक है, नाउ व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट। अब देखो इस टेक्निक के बारे में अगेन जितनी भी टेक्निक हम नहीं बताते जा रहे हैं आपको, वो हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहां पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। बिना ये समझे आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो, बट डेफिनेटली वो टेक्निक्स का हमें रेफरेंस लेना पड़ रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल इतना तो बेरेबल है भी, राइट? कुछ खास नहीं है, बस इतना समझना है फ्रैगमेंटेड डीएनए के जो पीसेस हैं हमारे पास, यहां पर वी आर गोइंग टू बी ट्रांसफरिंग देम इनटू दीज वेल्स। ठीक है, अगर सपोज ये एक इंडिविजुअल का लिए है तो उसके वेल ये होगा, सेकंड इंडिविजुअल का डीएनए के फ्रैगमेंट्स हम यहां पर डालेंगे सेकंड वेल में, थर्ड इंडिविजुअल का थर्ड वेल में डालेंगे।
ठीक है। और इस एंटायर एपरेटस में हम करंट रन करवाते हैं। करंट रन करवाएंगे तो देखो, एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज द कैथोड एंड वन विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज द एनोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बच्चों, यू नो वेरी वेल डीएनए कैसा होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स, राइट? नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो डीएनए हमने यहाँ पर वेल्स में प्लेस किया था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, तो यहां से आपका जो डीएनए है वो आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? फाइन। जब ये नेगेटिव डीएनए आगे मूव करता है तो इसका मूवमेंट का बेसिस क्या बनता है? द बेसिस इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड द चार्ज। अब चार्ज कैसे वेरी करेगा? डेफिनेटली अगर फ्रैगमेंट छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी कम होंगे, तो फॉस्फेट्स भी कम होंगे, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज कम होगा, राइट? और जो साइज जितना छोटा होगा, देखो ऐसे समझो, जितना छोटा डीएनए का साइज या फ्रैगमेंट होगा वो उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना कम है। और जो जितना बड़ा डीएनए होगा ना वो उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करके उतना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है? इस तरीके से ना आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए जो फ्रैगमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू बी मूविंग इन दिस एगरोस जेल। क्लियर इतनी बात? क्लियर। अब ये जो दो स्टेप्स है ना, इस दो स्टेप्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। वी कॉल इट RFLP विच इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, मतलब देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाने पे जो डीएनए का फ्रैगमेंट हुआ है उनकी वजह से, फ्रैगमेंटेशन हुआ है ना, उनकी वजह से डीएनए की लेंथ में आपको डिफरेंसेस मिले। कुछ लेंथ ऑफ डीएनए ज्यादा थी, कुछ कम थी, कम वाली ज्यादा ट्रैवल करी और जो बड़ी वाले डीएनए के स्ट्रेचेस से वो कम ट्रैवल करेंगे। तो ऐसे में क्या देखा आपको? लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिली, कुछ छोटी कुछ बड़ी। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। तो अलग अलग forms of length of DNA are going to be formed when these are treated with restriction enzymes. तो restriction endonuclease से ट्रीट करवाने की वजह से fragmented DNA की लेंथ में आपको वेरिएशन मिलता है and hence this applied technique would be called RFLP, restriction fragment length polymorphism. I hope ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप भी हमने फ्रैगमेंटेशन देख लिया और कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपने इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को विच आर डिफरिंग इन देयर लेंथ उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डीनेचुरेशन। अब ये जो आपके सामने हमने सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट दिखाए थे ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उनमें हम ऐड करने वाले हैं एक एल्कलाइन केमिकल। और एल्कलीज को ऐड करने पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल रहा है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए समझ आ रहा है ना? देखो यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर मैं एक एल्कली ऐड कर दूं, ओके, हम कहाँ ऐड करने वाले हैं? सेपरेटली नहीं करने वाले हैं, हम उस एग्रोस जेल का जो आपको एपरेटस देखने को मिला था ना उसमें ही डायरेक्टली पोर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एल्कली ट्रीटमेंट करवाएंगे। एल्कलाइन केमिकल ऐड करते ही जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड और इसी को हम बुलाते हैं डीनेचुरेशन। तो यहां पर क्या देखने को मिला? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ऑन ट्रीटिंग विद एल्कली गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हो गया? अब क्या करेंगे? तो आपने क्या किया? अब जितनी भी आपके एगरोस जेल पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, एगरोस जेल पे याद है, हमने उन सभी को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया ना उनको हमने, ठीक है, एल्कली ट्रीटमेंट करवा के। तो अब एगरोस जेल पे सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें ट्रांसफर करना है उस एगरोस जेल से ऑन टू अ नाइलॉन शीट, और जिसे हम इवन नाइट्रोसेल्युलोज पेपर भी हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। सो यहाँ पर ये जो ट्रांसफरिंग की प्रोसेस है ऑफ द डीएनए, रिमेंबर डीएनए की जो ट्रांसफरिंग की प्रोसेस है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एगरोस जेल ऑन टू आइदर नाइलॉन शीट और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, इसको हम बुलाते हैं ब्लॉटिंग। और डीएनए के इस ट्रांसफर की प्रोसेस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था E.M. सदन, इसीलिए इसको हम सदन ब्लॉटिंग बुलाते हैं। तो सदन ब्लॉटिंग में क्या होने वाला है? देखो हमारे पास हमारा एगरोस जेल था, एगरोस जेल पे हमने
हमारा डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ट्रीट किया था विद एल्कली, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और उसके ऊपर मैंने देखो ये जो ग्रीन कलर की शीट दिखाई जा रही है ना यहाँ पर, ये ग्रीन शीट एक्चुअली इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी नायलॉन शीट या फिर नाइट्रो सेल्यूलोज पेपर। तो नायलॉन शीट या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे हमें इसे ट्रांसफर करना है, और वो अच्छे से ट्रांसफर हो जाए इसीलिए हम यहाँ पर एक बंच ऑफ टिश्यू ऊपर की तरफ रखते हैं, ऊपर से ये बंच ऑफ टिश्यू है, सो इट इज नथिंग बट सम टिश्यू। और यहाँ ना एग्रोस जेल के चारों तरफ आप देखोगे हमेशा बफर सोल्यूशन जो है फिल्ड रहता है। ऑल्दो ये सब टेक्निक हम ना बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे, बट अभी मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डीएनए टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इजीली ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने नायलॉन शीट पे टिश्यू पेपर, सॉरी ऑब्वियसली नायलॉन शीट को हमने सबसे पहले प्लेस किया ऑन द एग्रोस जेल जिसपे हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, है ना, और ऊपर से थोड़ा वेट बनाने के लिए हमने कुछ टिश्यूज को ऐड किया, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द वेट विच हैज बीन पुट अप, उसकी वजह से क्या होगा, एग्रोस जेल पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो एक्चुअली ट्रांसफर हो जाएंगे। सो देखो ये अगर एग्रोस जेल था, इफ दिस वाज एग्रोस जेल ना, तो ये एग्रोस जेल से आप देखोगे यहां पर जब हम इस पर्टिकुलर शीट को हटाएंगे, इट कुड बी इधर नायलॉन शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, उनमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल जाएंगे। फाइन, फाइन ना, ओके। नाउ अब आपको क्या देखने को मिला, रिमेंबर इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग बुलाते हैं, ठीक है, द ट्रांसफरिंग ऑफ the single stranded DNA from the agarose gel into the nylon sheet or the nitrocellulose paper. This is southern blotting. DNA के केस में southern blotting कहलाते हैं। Okay, now next technique क्या आएगी? Next, अब दो ही steps बचे हैं बच्चों। Next step would be called hybridization. Hybridization में हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस चीज का जिसके बारे में हमने इतनी देर अपना दिमाग जो था पूरा लगाया था। So यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये हमारी नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट थी। लेट्स सपोज हमने नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर इस्तेमाल किया था। अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे हमारे ये फिंगरप्रिंट्स एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल है। अब इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर हम एक टेस्ट ट्यूब में फिल्ड हमारे रेडियो एक्टिव प्रोब्स को ऐड करने वाले हैं। अब जल्दी से रिकॉल करो, रेडियो एक्टिव प्रोब्स मैंने किसको बनाने को बोला था, कौन से टाइप के डीएनए के सीक्वेंसेस थे जिन्हें हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स की तरह इस्तेमाल करने वाले थे इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कम ऑन, किसको याद आ रहा है, जल्दी बताओ। It was a class of satellite DNA which was called initially, जिसको कि जैफरीन्स ने यूज किया था, that was mini satellites और the VNTRs। तो VNTRs के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस याद है, VNTRs के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को हम रेडियो एक्टिव लेबल करके एज अ प्रोब इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, they are going to be all single stranded. Probes are going to be single stranded complementary sequences of VNTRs. Remember, ये मैं बता दूं। So they are going to be single stranded complementary sequences of VNTRs, जिनको कि हम यहाँ पर रेडियो लेबल करने वाले हैं, और रेडियो लेबल करने के बाद उसको ऐड करने वाले हैं ओवर दिस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर कंटेनिंग दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आपको पता है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपके पास VNTRs हैं, वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स, जिनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपने रेडियो एक्टिव फॉर्म में ऐड किए हैं ऑन दिस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। तो क्या होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से दे आर गोइंग टू बाइंड विद देयर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री VNTRs। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था यहाँ पर, उनको हम हाइब्रिडाइज करने वाले हैं विद द रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज कंप्लीटेड नाउ अब काम क्या बचा, ऑब्वियसली जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ये पाएंगे वहां पर बाइंड कर जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस अब काम रह गया है टू विजुअलाइज इट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को प्लेस करने वाले हैं ऑन दी फोटोग्राफिक फिल्म, और उसके बाद हम उसको एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की प्रोसेस के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। तो आपको ना यहाँ पर कुछ ऐसे बैंड्स नजर आते हैं, दीज बैंड्स अपीयर, और ये जो बैंड्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स को डिटरमिन कर रहा है। ये आपको ना बार कोड की तरह नजर आते हैं। नॉर्मली जो हम बार कोड देखते हैं ना ओवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये बार कोड्स की तरह अपीयर करते हैं एंड दे रिप्रेजेंट द फिंगरप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल, सपोज फर्स्ट वेल में हमने फर्स्ट इंडिविजुअल का डीएनए डाला था, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसा नजर आएगा। सेकंड वेल में हमने हमारे सेकंड इंडिविजुअल का डीएनए डाला था, उसका फिंगरप्रिंट ऐसा नजर आएगा। और थर्ड वाले वेल में हमने जो
इंडिविजुअल का डीएनए डाला था उसका फिंगरप्रिंट ऐसा नजर आता है। सो इस तरीके से वी गेट टू द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मुझे लगता है इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता था। दिस वॉज एन ईजी टेक्निक। सो देखो, आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक समझ आ गई होगी, ओवरऑल आइडिया समझ आ गया होगा, तभी आप इस टेक्निक को समझ पाओगे। देखो, अगर आपको नहीं समझ आया है, देखो मैं फिर से नहीं समझाने वाला, रिवाइंड करो, वापस से जाओ, फिर से एक बार फॉलो करो, आ जाएगा समझ। नहीं आता है तो तुम्हें पता ही है, लर्न हब के आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना कोई दिक्कत वाले काम तो है नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पर प्लेस करो, पोस्ट करो, आई विल आंसर देम। ठीक है, सो आई होप द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियरली समझ आई होगी। तो चलो बच्चों, रैप अप करते हैं अपने आज के सेशन को बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड दैट टू सॉल्व अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सॉल्व होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में तो अगर नहीं करेंगी। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पर एप्लीकेशन है दैट इज इन सॉल्विंग सम क्राइम मिस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्टर सालोके करते थे ना सीआईडी में, तो क्राइम सीन से मिला हो कोई भी एविडेंस, चाहे वो ब्लड स्मीयर हो, चाहे वो एक सीमेन का पोर्शन हो, या फिर कोई भी हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड सेल्स हो, उन सभी से वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते थे और उसके बाद उस डीएनए के फिंगरप्रिंट बना लेते थे। जैसे कि हमने बनाना सीखा था ना टेक्निक में, डीएनए फिंगरप्रिंट बनाने के बाद उसको सस्पेक्ट्स के डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंट से कंपेयर करते थे, और जिस सस्पेक्ट का डीएनए बहुत मैच कर जाता था, डीएनए फिंगरप्रिंट मैच कर जाता था विद दी डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ द सेल व्हिच वाज ऑब्टेन फ्रॉम द क्राइम सीन, उसको फाइनली कन्विक्ट माना जाता था, वही क्रिमिनल दोषी आप कह सकते हो करार दिया जाता था इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड। तो इस तरीके से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है टू सॉल्व द क्राइम मिस्ट्रीज। सिमिलरली अनदर जो बहुत ही अनकन्वेंशनल आप कह सकते हो यूजेज है इस पर्टिकुलर टेक्निक का, दैट इज इन रिजॉल्विंग द पैटर्निटी इशू। कई बार ऐसे सीन होते हैं जहां पर अ चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय मोर देन वन पेरेंट्स टू बी देयर ओन, है ना। तो एक ऐसा बच्चा जिसको मल्टीपल पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वो उनका बच्चा है, तो ऐसे में उस चाइल्ड का डीएनए फिंगरप्रिंट बनवाया जाता है। उसके बाद जो क्लेमेंट पेरेंट्स हैं उनके डीएनए फिंगरप्रिंट्स को बनवाने के बाद उनको कंपेयर किया जाता है, जिससे उसका डीएनए फिंगरप्रिंट मैच करता है, वो ही उसके असली पेरेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से इनका डेली लाइफ में आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलो बच्चों, अब एक फन एक्टिविटी करते हैं। हम यहाँ पर ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक टेक्निक को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, लेट्स इमेजिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पर एक्चुअली एक मर्डर हुआ है और क्राइम सीन से क्रिमिनल का हमको एक ऐसा पोर्शन मिलता है एविडेंस के तौर पे जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई भी उसका ब्लड स्मीयर हो सकता है, याद रखिएगा ये क्रिमिनल का है, विक्टिम का नहीं है। ठीक है, तो क्रिमिनल का कोई भी एविडेंस अगर हमको मिल जाए, उसके सेल में से हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसका डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न बना लेंगे। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न है ये हमें क्राइम सीन से ऑब्टेन हुआ है, एंड 3 ऐसे पर्सन हैं जिन पे हमें शक है। सो देयर आर 3 सस्पेक्ट्स ऑफ दिस मर्डर। तो ये 3 सस्पेक्ट्स आपके सामने है, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों में से किसने मर्डर किया है वो हम कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही सस्पेक्ट्स के डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न को डेवलप करेंगे, जो कि आपको हर इंडिविजुअल का दिखाया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको पहचानना है इन तीनों सस्पेक्ट्स में से दी वन जो कि एक्चुअली मर्डरर है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, हर सस्पेक्ट के डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न को कंपेयर करो विद द डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न जो कि ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम द क्राइम सीन, और जिसका फिंगरप्रिंट पैटर्न मैच कर जाता है वही एक्चुअली में क्रिमिनल है। तो जल्दी से ट्राई करो इसको कंपेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना इनमें से कौन होगा द रियल मर्डरर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस चैप्टर वाज वेरी वेरी बिग, कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो भाई इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है, अब बारी है आपकी इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने की। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।